हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम लोग आप लोगों के लिए घर बैठे पढ़ाने का जिम्मा उठाए हैं और इसीलिए हम आप लोगों के लिए घर बैठे पढ़ाने के लिए कॉन्सेप्ट और वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। तो अगर आप 9th 10th 11th या 12th के स्टूडेंट हैं और आप घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, जिसकी वजह से आप घर बैठे ही हमारे सारे के सारे वीडियोस को अच्छे से देखकर घर पे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है संस्थाओं का कामकाज। क्या नाम है? संस्थाओं के कामकाज। तो इस चैप्टर को हम अभी, इसका एक प्रीवियस वीडियो पहले से आपके हमारे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको देख लीजिए, क्योंकि देखने के बाद ज्यादा बेटर समझ में आएगा। और अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, नहीं हो पा रहा है तो फिर चलो यार ऐसे ही शुरू करते हैं, क्योंकि पढ़ना तो जरूरी है। तो ये हमारे स्टैंडर्ड 9th का राजनीति शास्त्र के बुक का चैप्टर है, जिसका नाम है संस्थाओं के कामकाज। क्या है? संस्थाओं के कामकाज। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है? वो होने वाला है कि राजनैतिक राजनैतिक संस्थाओं संस्थाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आई वाज लाइक, ये हमारा क्वेश्चन है और इसको आज हमको पढ़ना है। ठीक है, कि राजनैतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो हमने एक उदाहरण देखा है जिसमें सरकार काम कैसे करती है। किसी भी देश को चलाने के लिए कई सारी गतिविधियां शामिल होती हैं, उसके अंदर होती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, नागरिकों के, जैसे सबसे पहले तो उसमें नागरिक चाहिए, नागरिक रहेंगे हमारे देश में, तो नागरिकों की सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि नहीं होती है। तो सरकार में नागरिकों की सुरक्षा को डिसाइड करना पड़ता है, निश्चित करना पड़ता है। शिक्षा देनी पड़ती है सबको, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया करानी पड़ती है, और साथ ही साथ अदर जिम्मेदारियों का भी सामना करना पड़ता है। तो ये दिखाता है कि भारत सरकार या फिर कोई भी सरकार कितने टाइप की चीजों को मतलब मैनेज कर सकती है इन काम को करने के लिए। अब आपने देखा, ये सभी सुविधाएं भारत सरकार देती है। तो इन सभी सुविधाओं को देने के लिए भारत सरकारों को क्या चाहिए होगा? कर इकट्ठा करना पड़ता होगा, टैक्स कलेक्ट करना पड़ता होगा। हाँ, फिर उसके बाद सेना और पुलिस के साथ मिलकर काम करना पड़ता होगा। उनके और कई और विकास कार्यक्रम होते होंगे जिसमें खर्चा करना होता होगा। सेना, पुलिस या विकास कार्यक्रम जैसे रोड बनानी हो गई, हाँ, घर बनाने हो गए। इसके अलावा अलग अलग कल्याणकारी योजनाएं लॉन्च की जाती है ना। और उनको, कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधि चलाने के लिए डिसाइड किया जाता है, उनको ठेकेदारी वगैरह दी जाती है। हाँ, इन लोगों को मतलब जो गतिविधियां होती हैं इसको बस लागू कराना होता है कि नहीं। अगर वे इन फैसलों को लागू कराने में कोई विवाद उठता है, हाँ, अगर फॉर एग्जांपल ये जो फैसले आए या जो विधि विधान आया, नियम लगा, ये सब चीजों को लाने में अगर कोई विवाद होता है, कोई झगड़ा होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है ना? है कि नहीं है? बिल्कुल है। उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है? उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये होगा कि यहां पर पहले से ही तय करके रखा हुआ है कि कौन सही है और कौन गलत है। यहां पर यह भी तय करके रखा हुआ है कि अगर इस सही गलत के बावजूद भी किसी को लगता है कि नहीं 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 नहीं, हम जो कह रहे थे वो ज्यादा बेटर सूट करता है, तो उस परिस्थिति में भी हमारे पास एक ऐसा अंग है, एक ऐसा पद है कि डिसाइड कर सकता है कि हमारे देश में किन तरीके की चीजें चल रही है। इसीलिए ये कह सकते हैं कि हमारे देश में अलग अलग संस्थाएं की जरूरत होती है। ठीक है, और इन संस्थाओं को, मतलब इन्हीं अरेंजमेंट को, कि जिसमें सरकार अपने काम करवाती है या फिर अलग अलग ऑर्गन से काम करती है, उसे ही हम क्या नाम देते हैं? इंस्टीट्यूशन या संस्था। उसे हम क्या नाम देते हैं? इंस्टीट्यूशन या संस्था।
आइए, जब ये संस्था अपने काम को अच्छे तरीके से, कोई भी लोकतंत्र कब काम करेगा? कोई भी लोकतंत्र दुनिया का उठाओ और बताओ सबसे बढ़िया लोकतंत्र कौन सा है, तो ये तो बताना ही मुश्किल है भाई कि सबसे बढ़िया लोकतंत्र कौन सा है, क्या है? इम्पॉसिबल है कि नहीं है? बहुत इम्पॉसिबल है, मतलब कतई पूरा इम्पॉसिबल ही है। तो ये बात याद रखने लायक हो गई कि कोई भी लोकतंत्र ठीक तरीके से काम तभी करेगा जब ये संस्थाएं, जो भी संस्था बनी है, ये सब अपना काम सही ढंग से करेगी, है? तो आइए इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं कि हमें राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि भारत अनेक प्रकार की भारत प्रशासन के लिए भारत प्रशासन के लिए अनेक प्रकार की गतिविधि करता है, की अनेक प्रकार की गतिविधि करता है। गतिविधि करता है, ठीक है। एक बात तो ये तय हो गई कि भारत अनेक प्रकार की गतिविधि करता है, प्रशासन के लिए अनेक प्रकार की गतिविधि करता है, और उनका संचालन करने के लिए अलग अलग संस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है। संस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ये आ गया हमारा एक पहले सवाल का जवाब कि भाई हमें संस्थाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो भारत में पहली बात तो ये है कि प्रशासन होता है, और प्रशासन के लिए अनेकों कार्य होते हैं। अब ये मत बोलना कि कौन कौन से कार्य होते हैं नहीं पता है, बहुत बुरा लगेगा हमको। भाई आपको ही पता है कि हमने 3 तो सेक्रेशन करके देख ही लिए है ना, 3 तो छोटे छोटे हिस्से बना ही लिए थे, बनाए थे कि नहीं, जिसके जरिए हमें संस्थाओं का एक छोटा सा प्रीव्यू मिल गया था कि संस्था ऐसे काम करती है। लेकिन क्या सिर्फ उतने से काम हो गया? नहीं ना, नहीं हुआ, ऑब्वियसली नहीं हुआ, कभी नहीं होता है। तो उसी प्रकार छोटी छोटी चीजों को विभिन्न तरीके से समझा जा रहा था यहाँ पे, चरण बाई चरण, एक एक चरण करके, अगले अगले चरण, ठीक है। तो कोई भी लोकतंत्र में बढ़िया तभी काम होगा, आधुनिक लोकतंत्र में तभी काम होगा जब संस्थाएं काम करेगी। आज का मॉडर्न डे डेमोक्रेसी ना लोगों के ऊपर जितना निर्भर नहीं करता, उससे ज्यादा संस्थाओं के ऊपर निर्भर करता है। क्यों? लोग मानते हैं कि अगर कोई संस्था अच्छे तरीके से कार्य करती है तो लोगों की आवश्यकता कम पड़ जाती है। लोकतंत्र में लोग कम आवश्यक होंगे। अब आप ही कुछ सोचो ना, जब जो ऑर्गेनाइजेशन बना है वो काम पर लगा, उसने उस काम में कोई कमी नहीं छोड़ी, जनता की पूर्ण तरीके से सेवा कर रहा है, जो चाहिए वो कर रहा है। हाँ, एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक कृषि संस्था बनाई गई। क्या बनाई गई? कृषि संस्था, खेती के लिए, जो किसानों के लिए चर्चा करेगी और डिसाइड करेगी कि कौन सी फसल बढ़िया रहेगी, कौन सी फसल की बुआई करनी बेटर है, कौन सा फसल बोइएगा तो कौन से बीज डालने हैं, कौन से खाद डालने हैं, और वो संस्था पूरा अच्छे तरीके से फंक्शन कर रही है, एकदम बढ़िया मक्खन की तरह चल रही है। उस संस्था के चलने के वजह से सारे आम नागरिकों को उसका फायदा हो रहा है, हर एक व्यक्ति उस संस्था का लाभ ले रहा है, और इस वजह से एकदम बढ़िया तरीके से उस देश का प्रशासन हो रहा है। अब आप खुद अंदाजा लगाओ कि इस वाले लोकतंत्र में जहां कृषि विभाग है, वहां किसानों को समस्या होगी नहीं? अगर वो संस्था अच्छे से अपना काम करे तो किसानों को समस्या खत्म, और किसानों की समस्या खत्म यानी किसान अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कम पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे? इसका मतलब क्या हुआ कि लोकतंत्र तभी अच्छा चलेगा जब एक संस्था बेटर चलेगी।
और आज की दुनिया में तो मॉडर्न डे में जाओगे ना तो हर एक देश अपने कार्यों से ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि क्या संस्था अच्छे तरीके से चल रही है, क्या संस्था के पीछे की वर्किंग सही है, इसके पीछे का फंक्शनिंग कैसा है। इन चीजों को समझने में मॉडर्न डे डेमोक्रेसी लगी पड़ी है। मॉडर्न डे डेमोक्रेसी मतलब आज की राजनीतिक लोकतंत्र, समझे। तो मॉडर्न डे डेमोक्रेसी ऐसी होती है। अब आगे आते हैं। अभी हम बार बार एक बात बोल रहे थे कि संस्थाएं अच्छी तरह काम करेंगी तो लोकतंत्र अच्छा चलेगा, संस्थाएं अच्छी तरह काम करेगी तो लोकतंत्र अच्छा चलेगा। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कोई संस्थाएं अच्छी तरह कैसे काम कर सकती है? हाँ, तो किसी भी देश में संस्थाओं को अच्छी तरह चलाने की जिम्मेदारी पहले से ही तय की गई होती है। हमारे देश में या किसी भी देश में संस्थाओं को चलाने के लिए संविधान में उसके अधिकार और उसके कार्यों का, उसके बेसिक नियमों का पूरा पूरा ब्यौरा लिख दिया गया है कि हाँ, संविधान है, इसमें ऐसी संस्था है, यह इस तरीके से काम करेगी, इसका फंक्शनिंग ऐसा होगा, ये ऐसे काम करेगी। समझ रहे हो, हर एक पार्ट, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा सब पॉइंट क्लियर क्लियर लिख दिया है? और इसी तरह की अनेकों संस्थाएं पाई जाती हैं। जैसे कुछ संस्थाओं का नाम आप यहाँ पे देखिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट, ये ऐसी संस्थाएं हैं। प्रधानमंत्री और उसका कैबिनेट, मंत्रियों का कैबिनेट, ये एक ऐसी संस्था है जो सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉलिसी वाले डिसीजन लेते हैं, नीतियों के डिसीजन लेते हैं। मंत्रियों द्वारा लिए गए फैसले लागू करने के लिए कुछ अधिकारी रखे गए होते हैं जो क्या करते हैं, जो डिसीजन को मानते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसी संस्था होती है जहां नागरिकों के बीच के झगड़ों को सुलझाया जाता है। तो एग्जैक्टली घूम फिर के हम कहां पर आ गए, कहां पर आ गए, बताओ बताओ। प्रीवियस वीडियो के टॉपिक पे। इसीलिए बोल रहा था ना कि प्रीवियस वीडियो जाके देख लो। नहीं देखा कोई बात नहीं, अब यहीं पे रुको, इस वीडियो को देखो, ठीक है। तो दूसरी संस्थाएं जो होती थी वो अपने बारे में, मतलब वो इसके बारे में ऐसा कुछ सोचती थी, सोचकर डिसीसिव निर्णय निकालती थी। क्या आप इस उदाहरण में किसी और दूसरी संस्थाओं के बारे में सोच सकते हैं कि उनका क्या रोल था, उनका संस्थाओं के एक साथ काम करना आसान होगा या नहीं होगा, संस्थाओं के साथ कायदे कानून जुड़े हैं या नहीं है, इनमें नेता जो होंगे वो कैसे, क्या वो सिकुड़े हुए होंगे या फिर सभी तरीके का काम कर सकते होंगे, संस्थाओं के कामकाज में कुछ बैठक, कुछ समिति, कुछ रूटीन होमवर्क होगा या नहीं होगा, या इनके कामकाज का प्रक्रिया कैसी होगी। तो आइए समझते हैं। क्या होता है ना कि कई बार संस्थाएं जो कुछ कायदे और कानून में जुड़ी होती है, संस्थाएं होती है वो कुछ नियम कानून से जुड़ी होती है, और इसके वजह से नेताओं के विचारों की क्या हो जाती है, सोवेरेनिटी छिन जाती है। सोवेरेनिटी मतलब काम करने की स्वतंत्रता छिन जाती है। संस्थाओं के कामकाज में कुछ बैठक, कुछ कमिटियां, कुछ रूटीन वर्क होता है, कुछ जनरल रूटीन वर्क होता है, और इसके कारण से जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है उसको भी उसी रूटीन वर्क में फॉलो करना होता है, ठीक है। और इस वजह से देर हो जाती है, तो और देर और परेशानी भी होती है। इसीलिए संस्थाओं के साथ काम करने में परेशानी तो महसूस होती है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एक ही व्यक्ति अगर सारे फैसले ले तो बढ़िया तो माना जाएगा, तेज तो माना जाएगा, स्पीड में तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन क्या वो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से सही होगा? बताओ बताओ, क्या वह लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से सही होगा? नहीं। तो यहां पर एक बात और आ जाती है कि संस्थाएं अपने कार्य प्रणाली में, अपने कार्य प्रणाली में संस्थाएं अपने कार्य प्रणाली में, अपने वर्किंग प्रोग्रेस में, कार्य प्रणाली में कई प्रकार की नियम, रूटीन, प्रक्रिया
रखते हैं, प्रक्रिया रखते हैं। ठीक है, ये वन लाइन जरूरी थी। नियम, रूटीन, प्रक्रिया रखते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, जिससे यहीं पे हम लिखते चलते हैं, जिस कारण देरी होती है, देरी होती है। अब देरी होना बढ़िया ना है कि गलत नियम बने? बताओ कौन बढ़िया रहेगा, देरी होना या गलत नियम बनना? हाँ बताओ, आप अंदाज लगाओ। भाई देरी होना बढ़िया है। महसूस की ये बातें आमतौर पर यहाँ पर देखी जा सकती है कि इनके कामकाज में परेशानी होती है। लोकतंत्र इस बुनियादी भावना पर नहीं है कि काम तेज हो, बल्कि लोकतंत्र इस बुनियादी भावना पर है कि सबके साथ काम हो, सबके लिए काम हो। तो ये बात मान लीजिए कि संस्थाओं के कामकाज के तरीके से जो कुछ परेशानी होती है या जो भी थोड़ा वक्त लगता है, वो भी किसी न किसी मायने में उपयोगी ही होता है। किसी भी फैसले लेने से पहले हजारों राय और विचार किए जाते हैं। संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला लेने में झटपट जल्दी हो जाती है, पटाख से फैसला लिया जा सकता है। लेकिन संस्थाओं का फैसला बुरा है, अच्छा है, इसके बारे में चर्चा यहाँ पर हो पाती है। इसी कारण से संस्थाएं लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जोर देती है। इसी कारण से यही रीजन है जिसके वजह से हम लोग इस बात पर टारगेट करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, संस्थाओं क्या होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए। संस्थाएं बेटर कब होगी, जब इस प्रकार की व्यवस्था चलेगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा था? समझे मेरे पॉइंट को, कि भले ही देरी हो, भले ही निर्णय निर्माण की प्रक्रिया लेट हो जाए, कोई फर्क ना पड़ता उससे, लेकिन निर्णय सही आना चाहिए। यहां पर बात आ जाती है कि लोकतंत्र तेजी की भावना पर नहीं, की भावना पर नहीं, बल्कि लोकतंत्र तेजी की भावना पर नहीं बल्कि किस भावना पर कार्य करता है, बल्कि न्यायशीलता, न्यायशीलता और समानता, न्यायशीलता और समानता पर कार्य करता है। कैन यू इमेजिन क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है कि यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो भी होगी वो न्यायशीलता और समानता के आधार पर होगी, ना कि तेजी पर। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब कि तेज तेज काम करना जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि निर्णय जस्टिफाई हो रहा है या नहीं। तो आइए अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे और एक बहुत 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 बड़ी संस्था को पढ़ेंगे, या फिर ये कहें कि हमारे देश की सर्वोच्च संस्था को पढ़ेंगे। सबसे बड़ी संस्था, हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, जहां भारत का सबसे ज्यादा निर्णय निर्माण वगैरह होता है? कौन सी संस्था है, बता दो यार, बता दो, मजा ही आ जाएगा। क्या? भारतीय संसद को भारत की सबसे बड़ी संस्था कहा जाता है। तो आइए अब देखते हैं भारतीय संसद के बारे में। अब कुछ लोग ये पूछेंगे कि संसद क्या होता है? तो भाई ये एक ऐसी सरकारी संस्था है जो भारत की सबसे बड़ी संस्था है। ले, यही हमने कहना चाह रहे थे। अभी आइए अभी हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं कि ये किस प्रकार कार्य करती है, इसके पीछे का वर्किंग फंक्शन सब देखते हैं। आइए पढ़ते हैं। संसद, संसद अंग्रेजी नाम इसका होता है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, किसी को पता है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। ठीक है, ये नाम दिया गया है। तो आपको वो वाला एग्जाम्पल याद है क्या? किसी को पहले वीडियो का एग्जाम्पल याद है जिसमें हम लोगों ने देखा था कि मंडल आयोग वाला? हाँ, वहां पे आपको याद होना चाहिए। वहां पे नहीं याद है तो कोई बात नहीं। क्या आपको याद है कि उसमें संसद ने कितना रोल किया था? नहीं, कोई बात नहीं। तो भाई एक बात याद रखो, उसमें ना हर एक जगह संसद का थोड़ा थोड़ा रोल देखने को मिला था। हम लोग बस याद नहीं रखे, वो बात अलग है, लेकिन संसद का रोल वहां था। कैसे था संसद का रोल? तो भाई देखो, संसद का रोल वहां पे था कि संसद ने सबसे पहले मंडल कमीशन को काम पे
लगाया था। कह सकते हैं कि ये फैसला सीधे सीधे संसद का तो नहीं था, लेकिन ये फैसला संसद के द्वारा, मतलब संसद के लोगों द्वारा, संसद के मतलब सदस्यों द्वारा लिया गया था। उन लोगों ने इसको जरूरत के हिसाब से लिया था। इस फैसले में ये सीधे सीधे ये बताने की कोशिश हो रही थी कि मंडल आयोग किसकी सिफारिश पर गया था। हाँ, मंडल आयोग गया, बहुत अच्छी बात है, लोग कहते हैं मंडल आयोग काम पे गया, लेकिन मंडल आयोग किसकी सिफारिश पर गया? वह मंडल आयोग गया संसद की सिफारिश पर। ठीक है, संसद ने ही सिफारिश की थी। संसद इसके फैसले के पक्ष में नहीं होती तो सरकार कदम नहीं उठा सकती थी। क्या सरकार कदम उठा सकती थी? आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्यों सरकार कदम नहीं उठा सकती, क्योंकि आपने जो भी संसद के बारे में पढ़ा है वो बहुत ही ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अब हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि क्यों जरूरत है हमें संसद की, फिर हम पढ़ेंगे कि संसद क्या होती है, संसद की जरूरत क्यों होती है। ठीक है, तो ऐसा कि आपको पता है हर एक लोकतंत्र में जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनप्रतिनिधियों को सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करती है। कहने का मतलब समझ रहे हो? नहीं, समझाते हैं। यानी जो जनप्रतिनिधि जनता ने चुने उनको जनता ये अधिकार देती है कि आप हमारे बदले सभी राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करिए, हैं? और वो हमारे देश के निर्णय, नियम, कानून बना सकते हैं। राष्ट्रीय सभा बुलाई जाती है, इसीलिए भारत में इन सभी लोगों से राय सलाह की जाती है और इनके बगैर निर्णय नहीं लिया जाता। यह लोग निर्णय निर्माण में बहुत ज्यादा योगदान दे रहे होते हैं। कैसे? तो पहली बात तो ये हो जाती है कि इस निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में आप ये बात रट जाइए एकदम पूरी तरीके से कि कोई भी संसदीय कार्य प्रणाली या फिर व्यवस्था तब काम करेगी जब ये मुक्त रह सके, जब ये स्वतंत्र रह सके। ठीक है, अब हमने पढ़ा था विधायिका के बारे में, याद होगा? वो वाला टर्म तो याद ही होगा आपको कि हमने विधायिका के बारे में पढ़ा था। विधायिका वाले टर्म में हम आपसे ये बोले थे क्लियरली कि सरकार में एक अंग होता है जो सरकार का नियम बनाता है या सरकार के कानूनों को व्याख्या कर रहा होता है। वैसे ही सेंट्रल लेवल पर, केंद्रीय स्तर पर सरकार के नियम या सरकार के कानून की व्याख्या करने के लिए संसद बनाई गई होती है। क्या बनाई गई होती है? संसद बनाई गई होती है। वो सेंट्रल लेवल पर चर्चा कर रही होती है और स्टेट लेवल पर अगर हम बात करनी शुरुआत करें तो इसको विधानसभा का नाम दिया जाता है। एक और बात, संसद को हर देश में संसद नहीं कहते। संसद को हर देश में संसद नहीं कहते। हर देश में इस संसद का नाम अलग अलग है। जैसे आप जाओगे ना नेपाल में, आप जाओगे फ्रांस में तो उसको नाम दिया जाता है नेशनल असेंबली। आप जाओगे ब्रिटेन में तो इसको नाम दिया जाता है कांग्रेस। आप जाओगे अमेरिका में तो इसको नाम दिया जाता है क्या? कैपिटल हिल। आप नेपाल में आओगे तो इसको राष्ट्रीय पंचायत। और ऐसे कई सारे सेगमेंट आपको देखने को मिलेंगे जहां पर क्लियरली ये कहा जाता है कि एक संसद के अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो ये नाम इतने अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि भाई जनता को इसकी जरूरत होती है और वो इसी हिसाब से कार्य कर रहे होते हैं। समझ में आया कि संसद की निर्वाचन प्रणाली में किस प्रकार की जरूरत होती है? समझे? तो किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। विधि निर्माण में जो भी प्रक्रिया है उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन है? संसद है। ठीक है, तो इतने में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।